पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद उनसे मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि पिछले सप्ताह घोषित नए टैरिफ को रोकने की उनकी कोई योजना नहीं है। भले ही वित्तीय बाजार अनिश्चितता के कारण अस्थिर बने हुए हैं, लेकिन वे टैरिफ वापस नहीं लेंगे। तो ट्रंप का टैरिफ से पीछे हटने से इनकार, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। फ्रांस ने अपने नागरिकों को युद्ध, साइबर हमलों और जलवायु आपदाओं के लिए तैयार करने का फैसला करते हुए बांटे सर्वाइवल मैनुअल। ईरान ने अपने 6 मुस्लिम बहुल्य पड़ोसी देशों को दी चेतावनी, कहा किसी टकराव की सूरत में अमेरिका की ना करें मदद। बांग्लादेश में इजरायल विरोधी प्रदर्शन में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग, भीड़ ने बाटा KFC जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में की तोड़फोड़। और चलते चलते में देखेंगे, चीन में अदालत ने दी 100 टन जीवित मगरमच्छों की नीलामी की मंजूरी। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश ने की अमेरिकी टैरिफ को 3 महीने के लिए टालने की मांग, मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप को लिखा पत्र। चीन में छिनमिंग उत्सव के दौरान 3 दिनों की छुट्टी में 12 करोड़ 60 लाख चीनी पर्यटकों ने की घरेलू यात्रा, पिछले साल से 6.3% की वृद्धि। रूस ने अमेरिका ईरान परमाणु तनाव को हल करने में हर संभव मदद के लिए बढ़ाया हाथ, अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को दी है धमकी। कांगो की राजधानी किंशासा में भारी बारिश से आई बाढ़, 33 लोगों की मौत, कई घर हुए तबाह। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान, टैरिफ और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बीच जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या टैरिफ लगाने पर कोई रोक लगाई जाएगी, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में टैरिफ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब शेयर बाजारों में गिरावट जारी है और सरकार की व्यापार योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर के कई देश अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा चुके हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर तक महंगे हो चुके हैं। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम टैरिफ वापस लेने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से देश सौदे करने के लिए आ रहे हैं और वे सौदे निष्पक्ष होंगे। कुछ मामलों में वे पर्याप्त टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं। इस मामले पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम अमेरिका के साथ हमारे व्यापार घाटे को खत्म कर देंगे। हमारा इरादा है कि इसे बहुत जल्द किया जाएगा। हमें लगता है कि ये सही कदम है और हम व्यापार में आने वाली रुकावटों को भी खत्म करेंगे। इजरायल का इरादा अनावश्यक रूप से लगाए गए व्यापार अवरोधों को हटाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में इजरायल के साथ अमेरिकी माल व्यापार घाटा $7.4 बिलियन था, जो 2023 की तुलना में 8.6% यानी $587 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन अब इसे कम करने की कोशिश की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस ने अपने नागरिकों को युद्ध, साइबर हमलों और जलवायु आपदाओं के लिए तैयार करने का फैसला किया है। फ्रांस की सरकार ने इसके लिए सर्वाइवल मैनुअल बांटने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बायरू से मंजूरी मिलने के बाद 20 पन्नों के ये मैनुअल हर घर में बांटे जाने लगेंगे। 20 पन्नों के इस मैनुअल को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में सलाह दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को बताया जाएगा कि अगर कोई खतरा दिखता है तो लोगों को फौरन किससे जानकारी देनी है। इसके लिए आपातकालीन नंबरों की लिस्ट भी इस मैनुअल में दी जाएगी। इसमें परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी। यूरोप 1 रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कम से कम 6 लीटर पानी, 1 दर्जन डिब्बा बंद भोजन, बैटरी और एक टॉर्च और साथ ही पैरासिटामॉल, कंप्रेस और सलाइन सॉल्यूशन समेत बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति से युक्त सर्वाइवल किट हमेशा अपने पास तैयार रखने की सलाह दी जाएगी। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि इस दस्तावेज को बांटने का मकसद सभी प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए लोगों को तैयार करना है, चाहे वो प्राकृतिक, तकनीकी, साइबर या सुरक्षा से संबंधित हो। फ्रांस में सर्वाइवल मैनुअल को लेकर ये रिपोर्ट उस वक्त आई
में रिकॉर्ड स्तर पर राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने फ्रांस और यूरोप से रूसी खतरे और अमेरिका के महाद्वीप से अलग होने की संभावना का सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। मैक्रो ने कहा कि किसी घटना का तुरंत जवाब देने के लिए सैन्य हार्डवेयर में अतिरिक्त निवेश के फैसले की घोषणा आने वाले हफ्तों में की जाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर हम युद्ध से बचना चाहते हैं तो हमारे देश और हमारे महाद्वीप को खुद की रक्षा करना, सुसज्जित होना और तैयारी करना जारी रखना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि आने वाले महीनों या सालों में क्या होगा। मैं चाहता हूं कि हम तैयार रहें। मैं चाहता हूं कि हम सुरक्षित रहें। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की चेतावनी की। तो ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान ने अपने 6 मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देश, जिनमें इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन का नाम शामिल है, इन सभी को संदेश भेजा है, जिसमें ईरान ने सख्त लहजे में कहा कि वे किसी भी टकराव की सूरत में अमेरिकी मदद करने से बचे। अगर ये देश अमेरिका को अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, किसी भी तरह से उन्होंने अमेरिका को हमले में कोई मदद की, तो ईरान इसे अपने खिलाफ युद्ध की तरह मानेगा। ऐसे में हम अमेरिका की मदद करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद होंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से बाद में और उसके हिमायतियों से पहले निपटेगा। इसे लेकर ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि कुवैत ने ईरान को आश्वस्त किया है कि वो अपनी धरती से अन्य देशों को आक्रामक कार्रवाई नहीं करने देगा। हालांकि इराक, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन की सरकारों के प्रवक्ताओं ने ईरान की इस टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि तुर्की का कहना है कि उसे इस चेतावनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईरान की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब पहले से अमेरिका और ईरान के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। अमेरिका परमाणु संयंत्रों को लेकर ईरान से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान के समर्थन को लेकर भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की भी चेतावनी दे दी है। वहीं ईरान ने भी कड़ा जवाब देने की बात कही है। इस बीच अब ईरान का पड़ोसी देशों को यह संदेश कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ने वाली है? क्या अमेरिका की तरफ से बड़ा सैन्य हमला होने वाला है, जिसकी भनक तेहरान को लग गई है और उसने एहतियात के तौर पर अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले पड़ोसी देशों को चेताया है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के संबंध अब किस दिशा में आगे बढ़ते हैं? क्या एक और जंग छिड़ने वाली है? यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात होगी इजरायली हमलों के विरोध में हुई लूट की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावों के बावजूद गजा में इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा के समर्थन में दुनिया भर के कई देशों ने आवाज उठाई। कई जगह फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बांग्लादेश में पहले से ही हिंसा की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं और अब इजरायली हमलों के विरोध में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। 7 अप्रैल को बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में इजरायल विरोधी मार्च के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में इजरायल विरोधी और फलस्तीन समर्थक बैनर और प्ले कार्ड थे। भीड़ ने गजा में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और अचानक ही इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया। भीड़ ने सबसे पहले बाटा के शोरूम में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद अमेरिकी फूड चेन KFC को भीड़ ने निशाना बनाया। उन्होंने इजरायल, अमेरिका और इनके सहयोग देशों से जुड़े व्यवसायों को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बोगरा, सिलहट, कॉक्स बाजार समेत कई जिलों में बाटा, KFC और पिज्जा हट जैसे प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए। प्रदर्शनकारी हिंसा करते हुए बांग्लादेश में इजरायली उत्पादों पर बैन की मांग कर रहे थे। इससे बांग्लादेश के कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखते हुए बांग्लादेश के हालात पर एक बार फिर चिंता जताई जा रही है। लोगों ने पूछा है कि क्या देश को भीड़ के हवाले कर दिया गया है? सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में बीते साल 5 अगस्त के बाद से भीड़ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। किसी की कोई जवाबदेही इस मुल्क में नहीं रह गई है। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है और यूनूस सरकार इन हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है। ऐसे में इस घटना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 100 टन जिंदा मगरमच्छों की अनोखी नीलामी की। तो चीन के शेंझेन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां नानशान पीपुल्स कोर्ट ने 100 टन जिंदा मगरमच्छों की ऑनलाइन नीलामी शुरू की है। इस नीलामी की शुरुआती बोली 40 लाख युआन यानी करीब $5,50,000 अमेरिकी डॉलर रखी गई।
अलीबाबा के जुडिशियल ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर होने वाली ये नीलामी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर अपनी बोली लगा सकता है, बशर्ते उसके पास मगरमच्छ पालने का लाइसेंस हो। ये मगरमच्छ गुआंगडोंग होंगी क्रोकोडाइल इंडस्ट्री कंपनी के हैं, जिसे 2005 में मो जुनरोंग ने स्थापित किया था। जुनरोंग, जिन्हें कभी क्रोकोडाइल गॉड कहा जाता था, उनकी कंपनी एक समय में 5 करोड़ युआन से ज्यादा कीमत की थी, लेकिन घाटे और कर्ज में डूबने के बाद कंपनी दिवालिया हो गई। नतीजन उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें यह 100 टन सियामी मगरमच्छ शामिल है और अब अदालत इनकी नीलामी कर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है। 10 मार्च से शुरू हुई ये नीलामी 9 मई तक चलेगी। खरीदारों को मगरमच्छों को पकड़ने, तोलने और ले जाने का खर्च खुद उठाना होगा। साथ ही बोली लगाने के लिए 3 लाख युआन की जमानत राशि भी जमा करानी होगी, जो शर्तें पूरी न करने पर जब्त हो सकती हैं। सियामी मगरमच्छ, जिनका वजन 200 से 500 किलो तक होता है, चमड़े, मांस और दवाइयों जैसे उत्पादों के लिए मशहूर है। सोशल मीडिया पर इस नीलामी को लेकर हलचल मची है। कोई इसे अनोखा बिजनेस का मौका बता रहा है, तो कोई इसकी नैतिकता पर सवाल उठा रहा है। ये नीलामी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।